हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं जो है पार्ट 2 आपको बताने वाला हूं। जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा था, ये सीरीज जो चल रही है उसका मैंने पार्ट 1 बनाया था लास्ट वीडियो में। पार्ट 1 में मैंने जो है दो आपको क्वेश्चंस बताए थे इस पेपर के। वो क्वेश्चन कौन से थे यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको बीटेक एग्जामिनेशन इवन सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट था, उसका जो है पेपर कब का है, ये 2021-22 का इवन सेमेस्टर का पेपर है, राइट। ये इवन सेमेस्टर में मई जून में होता है एवरी ईयर, राइट। यहाँ पे मैंने सेक्शन ए के क्वेश्चंस करा दिए थे, जो कि 8 क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, राइट। और फिर मैंने जो है आपको सेक्शन बी के क्वेश्चंस कराए थे। सेक्शन बी में जो है 4 क्वेश्चन थे जो कि 6 मार्क्स के थे, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन मैंने करा दिया था। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द माइल्ड स्टील। अब ये माइल्ड स्टील का बोलता है तो भी वही कर्व होगा, और अगर डक्टाइल मटेरियल बोलता है तो भी उसका जो है सेम जो है कर्व होगा। अब जो है हम जो है कौन सा क्वेश्चन कराएंगे, हम आपको जो आगे कराने वाले हैं वो कौन सा है, सेक्शन सी कराने वाले हैं, राइट। आइए देखते हैं सेक्शन सी में जो है कितने क्वेश्चन है और कितने पार्ट्स हैं। हर एक जो है क्वेश्चन में 3 पार्ट है, उसमें 2 पार्ट आपको करने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आइए देखते हैं कौन सा है। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट है 4 फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 200 Newton, 400 Newton, 600 Newton and 800 Newton respectively are acting along the 4 sides 1 meter each of a square ABCD taken in order as shown in figure 3. Determine the magnitude and direction of the resultant force. तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 4 फोर्सेस हैं जो कि जो है जिनका मैग्नीट्यूड दिया है। आइए फिगर देख लेते हैं इसका क्या है। फिगर ये दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है कि 4 फोर्सेस हैं जो कि जो है एक स्क्वायर है, उसके साइड के अलोंग लग रहे हैं। स्क्वायर क्या है, देखिए ABCD एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का लेंथ कितना है, जो है साइड लेंथ कितना है, 1 मीटर है। और AB के अलोंग 200 न्यूटन लग रहा है, BC के अलोंग 400 न्यूटन, CD के अलोंग 600 न्यूटन और DA के अलोंग 800 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपको रिजल्टेंट जो है यहाँ पे जो दिख रहा है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन मतलब थीटा निकालना है, और पोजीशन भी निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जो है जो फोर्स सिस्टम है वो कैसा फोर्स सिस्टम है, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, राइट। तो नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का जब भी हम जो है रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट का पोजीशन भी फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो थर्ड जो है क्वेश्चन का ए पार्ट है ये, राइट। इसका फिगर कैसे बनाएंगे हम, इसका फिगर जो है इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जैसा फिगर दिया हुआ है उसी तरीके से बनाएंगे। एक स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। तो स्क्वायर का फिगर ड्रॉ करेंगे हम। स्क्वायर का नाम रख देंगे जो भी दिया है, ABC और कौन सा D दिया हुआ है, राइट। अब इसके अलोंग हम फोर्स को दिखाएंगे। फोर्स जो है कौन कौन से लग रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। AB के अलोंग क्या है, AB के अलोंग 200, BC के अलोंग इस तरीके से हमने 4 जो है फोर्सेस को जो है हमने ड्रॉ कर दिया, 600, और ये कितना है 800, राइट। अब जो है हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का जो है यहाँ पे इस तरीके से दिया है R, और इसका जो है थीटा दिया है, राइट। तो हमें रिजल्टेंट की वैल्यू पता करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो ये फोर्स सिस्टम कैसा है, दिस इज द नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का हमें निकालना क्या, रिजल्टेंट निकालना है, थीटा निकालना है, और पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पोजीशन को हम x कहते हैं, राइट। मान लीजिए x की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि ये सारा फोर्स सिस्टम कैसा है, कंकरेंट है। तो एज्यूम करेंगे कि ये फोर्स सिस्टम कैसा है, कंकरेंट है। कंकरेंट है तो सारे फोर्सेस को हम एक पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे। जैसे इधर एक फोर्स लग रहा है 200, ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक फोर्स इधर है, कितना है 400, इधर एक फोर्स लग रहा है 600, और एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है कितना 800। ये हमने क्या माना, रिजल्टेंट मैंने माना है कि ये जो फोर्स सिस्टम कैसा है, ये जो है कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। कंकरेंट फोर्स सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास होता है। नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम ऐसा फोर्स सिस्टम होता है जिसका जो है जो पॉइंट है वो जो है जिसका लाइन ऑफ एक्शन, सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पार्टिकुलर एक पॉइंट से पास नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस फोर्स और इस फोर्स का जो है लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से पास हो रहा है, बट इस फोर्स और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इस पॉइंट से, मतलब पॉइंट चेंज है, राइट। दो फोर्स का एक है, लेकिन चारों फोर्स का पॉइंट ऑफ जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, अब इस पे हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है हमें क्या मिलेगा, एक हम लिखेंगे सिग्मा FX, राइट। सिग्मा FX मतलब क्या होता है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, राइट।
अब यहाँ पे देखिए फोर्स जो है इस तरीके से लग रहा है, फोर्स जो है आपका रिजल्टेंट फोर्स इस तरीके से लग रहा है, मतलब इसका जो है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये क्या होगा, नेट फोर्स जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इस तरफ लग रहा है 600, इस तरफ लग रहा है 200, तो नेट फोर्स क्या होगा 600 माइनस 200, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड इधर की तरफ होगा, राइट। ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ऐसे ही, और ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। ऐसे ही सिग्मा एफ वाई निकाल लेंगे, ये नेट फोर्स है इन वाई डायरेक्शन, वो कितना होगा देखिए ध्यान से, नेट फोर्स जो है आपका जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स क्या है इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब 800 माइनस क्या करेंगे 400, देखिए 800 माइनस 400 कर देंगे, जिधर बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, तो 800 माइनस 400 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 जो है, और ये क्या हो जाएगा, ये नेट जो है कहाँ पे डाउनवर्ड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक जो है आपका इधर जो लग रहा है वो क्या है सिग्मा एफ एक्स होगा, और सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 400 आया, और सिग्मा एफ वाई क्या है, ये जो है कितना आया है, ये भी 400 आया, राइट। तो जब दो फोर्स पार्टिकुलर जो है कितने एंगल पे 90 डिग्री पे एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है आर स्क्वायर, ये क्या होगा आर, इससे मान लीजिए एक ट्रायंगल बन रहा है ये, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जो है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ से जो है ये हमने लिखा है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है 400, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 400 स्क्वायर, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू भी 400 है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम आर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा कैलकुलेटर से, देखिए ध्यान से कितना है 400 400 400 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, ठीक है। 400 स्क्वायर देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, 400 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,20,000, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, आंसर यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 565.68, वो आपको दिख रहा होगा 565.68 ये दिख रहा है, ठीक है। इतना आंसर आया, ये क्या आया न्यूटन में आया, तो रिजल्टेंट हमें मिल गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हमें जो है डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए क्या है, मान लो ये जो है एंगल कितना है, ये थीटा है, ये है, तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे tan थीटा इस ट्रायंगल में लगाएंगे, यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा, ठीक है। ये क्या है r है, और ये क्या है थीटा है, ठीक है। ये क्या है परपेंडिकुलर, ये कितना है 400 है, और ये क्या है, ये भी क्या है 400 है, राइट। तो यहाँ tan थीटा की बात करें तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ वाई अपान सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, ये क्या है सिग्मा एफ वाई है, और ये क्या है सिग्मा एफ एक्स है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 400 अपान 400, ये कितना हो जाएगा 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो जो है यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो डायरेक्शन कितना हो गया 45 डिग्री, किधर से, ये जो है इधर इस डायरेक्शन से जो है थीटा कितना है 45 डिग्री एंगल, तो थीटा हमें मिल गया, आर का मैग्नीट्यूड मिल गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब मुझे क्या करना है, पोजीशन कैलकुलेट करना है, तो पोजीशन के लिए मान लिया इसका जो डिस्टेंस है, इसका रिजल्टेंट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से कितना है, यहाँ पे हम जो है मान लेंगे x है, राइट, या d मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे a से डिस्टेंस मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है d है या x मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिया है x, मान लीजिए d मान लेते हैं, राइट, d लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस को d से लिख लेते हैं। तो d जो है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे वेरग्नेस थ्योरम लगाएंगे। वेरग्नेस थ्योरम क्या कहता है, वेरग्नेस थ्योरम कहता है कि जो है जितने भी सारे एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्स के कारण जो मूवमेंट होता है वही मूवमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का भी उसी पॉइंट के अबाउट होता है, राइट। तो हम यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं, ए के अबाउट मूवमेंट हम लिखते हैं, मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू क्या होगा आर इंटू डी, मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू आर समेशन ऑफ द मूवमेंट एट ए फॉर ऑल दी फोर्सेज इक्वल टू आर इंटू डी। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है हमारे जो है वीडियोस को वहाँ पे देख सकते हैं, मैकेनिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें शुरुआत के जो फोर्स का जो है जो भी हमने पढ़ाया शुरू में वहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स वगैरह, और वहाँ पे भी क्वेश्चन हमने कराया है। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे, अब हम ए पर खड़े हो जाएंगे, मूवमेंट देखेंगे, मूवमेंट आपका इस फोर्स का मूवमेंट 0 हो जाएगा,
इस फोर्स का भी मूवमेंट जीरो हो जाएगा। एक मूवमेंट आपका आएगा इधर से और एक इधर से आएगा। मूवमेंट इसके कारण कितना हो जाएगा, देख लीजिए 400 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर जा रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 है, क्योंकि साइड का लेंथ 1 है। ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे ही ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये भी कितना होगा, 600 इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस 600 इंटू 1 इजक्वल टू आर। आर भी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आर लिख लेंगे, इंटू मल्टीप्लाइड बाई डी। डी कितना है, डी को हमें निकालना है, तो यहाँ से हम आर डी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी इजक्वल टू हो जाएगा 400 प्लस 600 दैट इज 1000। यहाँ से आर की वैल्यू हम रख देंगे जो आर हमारा यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे डी हमें मिल जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 565.6810। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 1000 डिवाइडेड बाई आंसर, ये आ जाएगा 1.76। ये कितना आ जाएगा, 1.76 मीटर, 1.76 मीटर। और ये डिस्टेंस क्या है, ये डी की वैल्यू आई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से कितना आ गया, 1.76 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हमने जो है सॉल्व कर लिया। ये कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड का ए पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। जो बी जो है क्वेश्चन है इसका, थर्ड का बी, वो क्या है, थर्ड का बी क्या है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। हमें एक्सप्लेन करना है क्या, लैमिस थ्योरम और वैगनेस थ्योरम, इन दोनों थ्योरम को हमें जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम क्या होता है आइए देखते हैं। और दूसरा पार्ट क्या है, वैगनेस थ्योरम। लामिस थ्योरम क्या होता है आइए देखते हैं, उसके बाद वैगनेस थ्योरम को देखेंगे। तो लामिस थ्योरम बेसिकली होता क्या है, इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, मतलब किसी बॉडी पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और वो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब उस पे नेट जो है फोर्स क्या है, 0 है। तो ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। तो हर एक फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर फोर्सेस। जो 2 अलग फोर्सेस लग रहे हैं उनके बीच जो एंगल है उसका साइन के जो है क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। साइन मतलब साइन कॉस वाला साइन, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है, 3 फोर्सेस, लेट दी फ्री फोर्सेस, 3 फोर्सेस F1 F2 F3 एक्ट एट ए पॉइंट O। O पॉइंट पे 3 फोर्सेस F1 F2 F3 जो है एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, F1 के सामने जो एंगल है अल्फा है, मतलब F1 के सामने का एंगल, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा। F2 और F1 के बीच का एंगल क्या है, गामा। और F1 और F3 के बीच का एंगल क्या है, बीटा। ठीक है, इस टाइप से तीनों एंगल है, अल्फा बीटा गामा। तो जो है ये कह रहा है, हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो है जो फोर्सेस हैं, जो फोर्स है वो क्या है, किसके जो है प्रोपोर्शनल में है, साइन। तो फोर्स कौन सा, F1। F1 जो फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं F1 फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल अदर 2। अदर 2 कौन सा है, F2 F3। मतलब F1 को छोड़ के बाकी जो अदर 2 है उनके बीच के एंगल के साइन का जो है क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या है, साइन अल्फा, साइन अल्फा। ऐसे ही दूसरा फोर्स जो है क्या है, ऐसे ही दूसरा फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, F2 जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, F2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना है, साइन बीटा, साइन बीटा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा वो दिस इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें, इसको अगर डिवाइड कर लें तो क्या होगा, F1 साइन अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, राइट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट होगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 अपान साइन बीटा, F2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ऐसे ही F3 अपान साइन गामा, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट। अब सारे कांस्टेंट इक्वल हैं तो हम यहाँ से इक्वल लगा देंगे, तो ये तीनों जो है क्या होंगे, आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको हम लिख सकते हैं F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपान साइन गामा। इसी को हम क्या कहते हैं, लामिस थ्योरम। ठीक है, इसी को हम लामिस थ्योरम कहते हैं। और ये इसका स्टेटमेंट है, इसका यूज जो है, तीन जो है जहां भी फोर्सेस, 3 कंकरेंट फोर्सेस जो है लगेंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हो रही, तो वहां पे हम लामिस थ्योरम का यूज करते हुए जो है अननोन फोर्सेस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे है आपका वैगनेस थ्योरम। तो वैगनेस थ्योरम को भी देखते हैं। हाँ बच्चों, वैगनेस थ्योरम क्या होता है आइए देखते हैं। तो वैगनेस थ्योरम का डेफिनेशन क्या होता है, इफ मेनी कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी
then the algebraic sum of the moment of all the forces about a point in the plane is equal to the moment of their resultant about the same point. अब मानते हैं कि ये होता क्या है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे बहुत सारे फोर्सेस F1, F2, F3, F4 जो है ये एक्ट कर रहे हैं, और O पॉइंट से जो है इनका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, D1, D2, D3, D4 है। कितना है? D1, D2, D3, D4 है, राइट। हमने ये मान लिया। अब जो है इन चारों फोर्स को हटा के अगर एक सिंगल फोर्स लगाएं R, तो सेम इफेक्ट आ रहा है, तो R क्या होगा? इन सबका रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो मोमेंट जो होगा O पॉइंट के अबाउट मान लीजिए लिखते हैं, तो O पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होगा इन सारे फोर्सेस का, उनका अलजेब्राइक समेशन कर लेंगे। मतलब क्या होगा? जो क्लॉकवाइज फोर्सेस होंगे, क्लॉकवाइज जो है मोमेंट होंगे, उनको हम ऐड कर लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे उनको निगेटिव कर लेंगे। तो इस तरीके से एडिशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्राइक समेशन कहते हैं, राइट। तो मान लीजिए सारे क्लॉकवाइज लग रहे हैं, तो F1 मोमेंट क्या होगा? F1 मल्टीप्लाइड बाई D1 प्लस F2 मल्टीप्लाइड बाई D2 प्लस जितने भी फोर्सेस है उन सबको जो है हम सम कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट का मूवमेंट। रिजल्टेंट का मूवमेंट क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए इससे यहाँ पे क्या है? D है, तो हम क्या लिख लेंगे? RD। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट क्या है वो किसका है? वो जो है वेरग्नेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो वेरग्नेस थ्योरम को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई बहुत सारे फोर्सेस जो है किसी पर्टिकुलर बॉडी पे लग रहे हैं, तो उन सबका जो है मूवमेंट का जो अलजेब्राइक समेशन है किसी पॉइंट के अबाउट उस प्लेन में, वही बराबर होगा, इक्वल होगा रिजल्टेंट फोर्स के मूवमेंट के बराबर होगा, राइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? F1 D1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस डॉट डॉट, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो इसको हम डॉट डॉट लिख देंगे, इज इक्वल टू R इंटू D। ठीक है, जहां पे लिख सकते हैं R क्या है? R इज दी रिजल्टेंट फोर्स, इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1, F2, F3 एंड सो ऑन। मतलब इन सारे फोर्सेस का क्या है? R रिजल्टेंट फोर्स है, राइट। तो इस तरीके से हम फिगर बना के इसको हम दिखा सकते हैं। इसका और एक जो है एप्लीकेशन मैंने आपको जो है यहाँ पे भी जो है, जो पिछले क्वेश्चंस में हमने कराया था, तो वहां पे हमने आपको जो है हमने पोजीशन निकालने के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया था। तो ये जो फार्मूला हमने यूज किया है, यही क्या है? वेरग्नेस थ्योरम। हमने क्या किया है यहाँ पे? अप्लाई किया है क्या? अप्लाइंग दी वेरग्नेस थ्योरम। तो लास्ट क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये था, उसमें हमने वेरग्नेस थ्योरम भी अप्लाई किया है, जिसकी वजह से हमने डी जो है फाइंड किया है। तो पोजीशन को निकालने में भी वेरग्नेस थ्योरम का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो है बी का जो है ये पूरा पार्ट हो। तो बच्चों नेक्स्ट जो है हमें टेंशन का रेशियो जो है डेराइव करना है। टेंशन का रेशियो क्या है? डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द टेंशन ऑन टाइट साइड एंड स्लैक साइड ऑफ ए रोप। तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि जो है एक पुली है, एक क्या है? ये पुली है, और उस पे जो क्या है? एक रोप है। उस पे क्या है? एक रोप इस तरीके से वाउंड है, राइट। अब रोप पे जो है, रोप के का एक एंड का टेंशन क्या है? T2, और एक एंड का टेंशन क्या है? T1। रोप का जो है एक एंड का टेंशन T1, T2, और एक का क्या है? T1, राइट। यहाँ पे जो है, जो रोप जहां तक जो है इस पुली पे जो है अटैच है, जहां तक इस पुली पे जो है टच कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है उसको हम थीटा कहते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? थीटा। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है डेवलप करना है कि इसमें और इसमें के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो पहले हम ये बात जो है ज्यूम कर लेंगे कि एक जगह का जो टेंशन है वो क्या है? ज्यादा है। इसको मान लीजिए जो है ज्यादा है, मतलब ग्रेटर है, ग्रेटर। और इधर का टेंशन क्या है? स्मॉल है। ग्रेटर एंड स्मॉल क्यों होगा? ठीक है, तो ग्रेटर और स्मॉल क्यों होगा? क्योंकि आप इस पुली को घुमाना चाहते हैं। इस पुली को क्या कर रहे हैं? घुमाना चाहते हैं। घुमाने के लिए आप रोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रोप जो है, रोप का जब इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको इधर से खींचेंगे तो क्या होगा? ये पुली क्या होगी? रोटेट करेगी। ये पुली क्या होगी? रोटेट करेगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये जो है कॉन्टेक्ट में है। इसके साथ जो है ये रोप जो है इसके कॉन्टेक्ट में है, और स्लिप नहीं होगा तो ये क्या होगा? ये इसको हम इधर खींचेंगे तो क्या होगा? ये रोटेट करेगी। अब इधर हम खींच रहे हैं तो ये चीज पुली जो है ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है। इसका मतलब यहाँ का टेंशन ज्यादा है और यहाँ का टेंशन कम होगा, तभी ये पुली रोटेट करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। ठीक है, तो इस ज्यादा जो टेंशन है इसको हम कहते हैं टाइट साइड। इसको हम क्या कहते हैं? टाइट साइड। और इसको हम कहते हैं, जिसमें कम टेंशन रहता है उसमें क्या कहते हैं? स्लैक साइड। इसमें क्या कहते हैं हम? स्लैक साइड। स्लैक मतलब जहां पे टेंशन कम रहता है, स्लैक साइड।
राइट। आपको ये समझ में आया कि इस पुली को घुमाना है तो एक तरफ टाइट साइड रखना पड़ेगा, मतलब ज्यादा खींचना पड़ेगा, और एक तरफ कम। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस रहेंगे तभी जो है क्या होगा, ये पुली ऐसे रोटेट करेगी। अब रोटेट जो पुली करती है वो किस वजह से करती है, क्योंकि जो है पुली के ऊपर जो रोप लगा हुआ है या बेल्ट लगा हुआ है उसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। उसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। वो क्या करेगा, जब जो है इसके ऊपर स्लाइड ये करना चाहेगी तो ये जो है फ्रिक्शन इन दोनों के बीच वो रोकेगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कहाँ लगेगा, यहाँ पे एक डायरेक्शन दिखाया गया, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस वजह से ये क्या होगा, ये इससे चिपका रहेगा और चिपक के जो है आसानी से ये पुली को क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, पुली को रोटेट करेगा। तो यहाँ का टेंशन क्या है, ये टाइट साइड का टेंशन है, और T2 क्या है, स्लैक साइड का टेंशन है। T क्या है, टेंशन है, और T1 T2 क्या है, अलग अलग साइड के टेंशन है। T2 माना गया है टाइट साइड का टेंशन, और T1 माना गया है स्लैक साइड का टेंशन। अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है बताएंगे कि दोनों में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक जो है स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। इस बेल्ट का जो है एक स्मॉल हमने एलिमेंट ले लिया, इस तरीके से क्या ले लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, और उसको हमने यहाँ ड्रॉ किया। यहाँ पे हम इस स्मॉल एलिमेंट को बड़ा करके हमने ड्रॉ किया। अब हम जो है जानते हैं कि इस तरफ टेंशन क्या है, टाइट साइड का टेंशन ज्यादा है, तो हमने थोड़ा सा ज्यादा टेंशन कितना ले लिया, इधर हमने T लिया है तो इधर कितना लिया, T प्लस dt, थोड़ा सा ज्यादा हमने ले लिया, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट हमने जो है रोप का लिया है या बेल्ट का लिया है। और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल सब्सटेंड कर रहा है, वो कितना है, डी थीटा। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, डी थीटा, ये हमने लिया है। अब जो है हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है अब हम जो है यहाँ फोर्सेस को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। देखेंगे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। तो इस तरफ तो फोर्स T प्लस dt और इस तरफ T लग रहा है। अब जो है क्या होगा कि जो है ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा कि जो है उसका डायरेक्शन देखिए यहाँ पे इधर लग रहा है, मतलब हम फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे बनाएंगे, हम इससे टच करता हुआ फ्रिक्शन फोर्स का जो है डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे। जैसे ये हमने क्या कर लिया, ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, राइट। अब इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमने मान लिया O है, राइट। अब इस पॉइंट पे जो फोर्स आ रहे हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक T प्लस टी, और यहाँ पे क्या लग रहा है, T लग रहा है। अब यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि जो है ये जो रोप है वो पुली को क्या करेगा, वो दबाएगा, वो क्या करेगा, प्रेस करेगा। जब इसको हम खींचेंगे तो ये प्रेस करेगा, तो जो है पुली जो है या जो है पहिया जो है क्या होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जिसको हम इसको N से यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, N लिख देंगे। तो इस तरीके से इस पे जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब इन फोर्सेस को हम जो है क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, और फिर इसका जो है हम क्या करेंगे, इस पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। इस स्मॉल एलिमेंट पे क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो फोर्सेस को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने से पहले हमें इस जो फोर्स है, ये वाला और ये वाला, इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने डी थीटा माना है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। डी थीटा बाई 2 ये हो जाएगा, और ये 90 है, इन दोनों के बीच का क्या है, 90, ये भी 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा, 90 माइनस डी थीटा बाई 2। और ये जो है पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल छोटा सा जो है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो एंगल है इसके बीच में, ये एंगल जो है कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये भी एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, राइट। अब हम फोर्सेस को T और D प्लस dt को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। T का जो है हम फोर्स रिजॉल्व करेंगे तो एक इस डायरेक्शन में आएगा, क्या हो जाएगा, T cos d थीटा बाई 2, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, इधर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, T sin डी थीटा बाई 2, राइट। ऐसे ही T प्लस dt का भी कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा, और उसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T प्लस dt ब्रैकेट में लिखेंगे cos d थीटा बाई 2, ठीक है, T प्लस dt cos d थीटा बाई 2। ऐसे ही एक कंपोनेंट इस, जैसे ये है इस तरफ से लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड होगा, और वो क्या हो जाएगा, T प्लस dt sin d थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। तो सारे फोर्सेस जो ये दोनों इंक्लाइन फोर्सेस थे, इसको हमने जो है कंपोनेंट कर लिया, तो इसको अब हम कट कर देंगे। अब हम ओ पॉइंट पे क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन एट पॉइंट ओ, ऐसा लिखेंगे,
इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सारे फोर्सेस देखिए एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, इसलिए कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, दो कंडीशन होते हैं, एक सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और एक होता है सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेज, अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी 0। ठीक है, तो पहले हम ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये वाला जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रेडियल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 जब लिखेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं कौन कौन से हैं, एन है, तो ऊपर के डायरेक्शन में क्या है, एन, क्या लिखेंगे, एन। अपवर्ड को हम जो है क्या लेंगे, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को क्या लेंगे, निगेटिव, साइन कन्वेंशन। ऐसे ही राइट हैंड साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड को निगेटिव साइन कन्वेंशन लेंगे। तो अपवर्ड को पॉजिटिव हम ले रहे हैं तो पॉजिटिव के साथ एन लिख लिया। अब डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, ये दोनों क्या है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान से, दो फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं तो क्या होगा, माइनस टी साइन डी थीटा बाई 2। ऐसे ही ये पूरा फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2, ये हमने लिख लिया। और ये इक्वल टू क्या होगा, अब नेट फोर्स देखिए, ऊपर ये लग रहा है, नीचे दो फोर्स लग रहा है, बराबर 0 हम लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी डी टी साइन डी थीटा बाई 2। जब इधर आएगा ये तो प्लस में हो जाएगा दोनों, राइट। तो यहां से हम आगे इसको हम ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है साइन डी थीटा बाई 2, यहाँ पे देखिए साइन डी थीटा बाई 2, अगर जो है डी थीटा बाई 2 बहुत ही स्मॉल है, इफ डी थीटा बाई 2 इज वेरी स्मॉल, तो साइन डी थीटा बाई 2 को हम साइन डी थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे ये इसको अगर x ले लें और इसको भी x, तो ये भी x हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लें तो क्या होगा, जब हमने कहा डी थीटा बहुत ही स्मॉल है, ये बहुत स्मॉल मतलब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इस फार्मूले से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो उसी से हमने ये लिखा है साइन एक्स अपॉन एक्स 1, मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x। वही पे हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई है, तो यहाँ पे हम रख देंगे साइन डी थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, डी थीटा बाई 2 की जगह हम लिख सकते हैं, आइए देखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस टी डी थीटा बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी प्लस डी टी, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 बराबर 0। अब जो है हम क्या करेंगे, अब इसको जो है ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस टी डी थीटा बाई 2 माइनस टी, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा टी डी थीटा बाई 2, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा डी टी डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहां से देखें ध्यान से, इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो डी टी डी थीटा बाई 2, ये भी जो है क्या होगा, ये डी टी भी जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है और डी थीटा भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, है ना, ये वाला क्या लिखेंगे, सिंस डी टी डी थीटा बाई 2 इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी लेस, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो उस केस में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस टी डी थीटा बाई 2 माइनस टी डी थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, टी डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डी थीटा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डी थीटा। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम हमेशा लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे किसके किसके बीच होगा, पुली और जो है रोप है उसके बीच में होगा, पुली और रोप उसके बीच में होगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लिखा है ये फ्रिक्शन लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टी डी थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये लिख लिया, तो एक ये आया था हमारे पास और फिर हमारे पास ये मिल गया, राइट। अब जो है हम क्या करेंगे, ये फोर्सेस हमने कहाँ बैलेंस किया, वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस किया, तब ये सारी चीजें आई। अब एक और डायरेक्शन में हम बैलेंस करेंगे, किधर, जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चीजों को बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, जो है दूसरा कंडीशन लगाएंगे, क्या दूसरा कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा कंडीशन जो है क्या होगा, दूसरा जो कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे ये लिखेंगे तो जो है जो फोर्स है, जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कौन कौन सा है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं एच डायरेक्शन में जो फोर्स है कौन कौन सा है, देखिए टी कॉस डी थीटा बाई टू, टी कॉस डी थीटा बाई टू, और एफ ये क्या है टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई टू, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सप्रेशन जो लिखेंगे वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हमने लिया है, जैसा कि साइन कन्वेंशन हमने लिया था, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो क्या होगा टी कॉस डी थीटा बाई टू या एफ प्लस टी, दो फोर्स लग रहे हैं ना, एक ये और एक ये, तो क्या लिख लेंगे एफ प्लस टी कॉस डी थीटा बाई टू, टी प्लस कॉस डी थीटा बाई टू, फिर जो है क्या लिखेंगे दिस प्लस दिस, अब इस वाले को माइनस में लिखेंगे तो ये क्या है माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई टू इक्वल टू क्या लिख लेंगे जीरो लिख लेंगे, इक्वल टू क्या लिख लेंगे जीरो। यहाँ से ये हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, कब लिखेंगे जब हम सिग्मा समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो लिखेंगे, राइट, तब हम ये एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद हम जो है यहाँ पे एक चीज ये जो है देखेंगे कि इफ, यहाँ पे भी हम लिखेंगे इफ डी थीटा बाई टू इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे भी एक चीज असम्पशन लेंगे डी थीटा बाई टू इज वेरी स्मॉल, तो कॉस डी थीटा बाई टू जो है वो हम किसके बराबर हो जाएगा, वो जो है हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 के बराबर होगा, कॉस डी थीटा बाई टू कितना हो जाएगा 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो है डी थीटा अगर 0 हम रख दें तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए यहाँ पे 1 जो है हो जाएगा, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, इसको कट करके 1 लिख देते हैं, ठीक है 1 है, राइट। तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, कहाँ पे 1 पुट करेंगे, जहां पे ये cos डी थीटा बाई टू है वहां पे 1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा f प्लस टी इंटू 1 माइनस टी प्लस डी टी इंटू क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा f प्लस टी माइनस डी टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे t और प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, f इज इक्वल टू dt। तो ये जो है सेकंड एक्सप्रेशन हुआ, और जो पहले आया था हमारे पास f का वो क्या था, वो जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन था। अब उसी f की जगह क्या लिख देंगे म्यू टी डी थीटा लिख देंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे म्यू टी डी थीटा फ्रॉम एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट, यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड म्यू टी डी थीटा इज इक्वल टू डी टी लिख देंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस t को जो है इसको हम इधर लिख दें तो क्या होगा dt, इसको हम क्या लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू म्यू टी डी थीटा, t को नीचे ले आएंगे तो dt अपॉन t इज इक्वल टू क्या होता है म्यू डी थीटा हो जाएगा, म्यू डी थीटा हो जाएगा, राइट, म्यू डी थीटा। अब हम जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट के लिए था, ये किसके लिए था स्मॉल एलिमेंट के लिए था। अब हम जो है टेंशन जो है इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेंशन कहाँ से, स्मॉल जो टेंशन है जो स्लैक साइड में कितना टेंशन है, स्लैक साइड में T1 है, और थीटा उस समय क्या था, थीटा उस समय क्या है 0 है, थीटा उस समय 0 है, और जब टाइट साइड में टेंशन T2 है कब होगा, जब थीटा की वैल्यू थीटा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया था, देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो थीटा क्या है 0 है, जैसे ही थीटा इज इक्वल टू थीटा हो गया तो टेंशन क्या हो जाता है T2, तो लोअर लिमिट क्या हो गई 0, थीटा की लोअर लिमिट 0 और टेंशन की लोअर लिमिट T1, ठीक है, और जैसे ही थीटा होगा तो टेंशन T2 हो जाएगा, राइट। तो इसलिए लोअर और अपर लिमिट यहाँ पे रखा गया 0 से थीटा, T1 से T2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये जो है क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो 1/t dt क्या होता है log t, क्या हो जाता है log t हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है log t, ठीक है, और लिमिट लगाएंगे कहाँ से T1 से T2, और ये क्या हो जाएगा म्यू डी थीटा का, म्यू जो है कांस्टेंट होता है, और 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे लगाएंगे तो भी ये क्या है थीटा है, तो यहाँ पे म्यू थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा log T2 माइनस log T1, तो log m माइनस log n क्या हो जाता है log m बाई n हो जाता है, ठीक है, इजिकल टू म्यू थीटा, एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1 इजिकल टू e टू दी पावर म्यू थीटा, T2 अपॉन T1 इजिकल टू e टू दी पावर, क्योंकि लॉग यहाँ बेस जो है क्या है e है, लॉग बेस क्या है e है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा T2 अपॉन T1 इजिकल टू e टू दी पावर म्यू थीटा, यही जो है क्या है रिलेशन है टाइट साइड और स्लैक साइड के जो है बीच का,
टाइट साइड और स्लैक साइड के बीच का रिलेशन है। T1 क्या है? टेंशन इन स्लैक साइड, स्लैक मतलब लूज साइड, जिधर लूज होगा। और T2 क्या है? टेंशन इन टाइट साइड। थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड पुली या ड्रम, तो ये जो है हमारा रिलेशन जो है कंप्लीट हुआ, T2/T1 e⁻⁴ म्यू थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो है क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है? रिलेशन बिटवीन द लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे। पहला क्वेश्चन है डिराइव द रिलेशनशिप अमंग दी लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। दूसरा जो है इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है और तीसरा ये दिया है, राइट। तो पहला क्वेश्चन फोर्थ का ए पार्ट, आइए देखते हैं तो कैसे रिलेशन हम डेवलप करेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए लोड इंटेंसिटी क्या होता है। लोड इंटेंसिटी क्या होता है कि जो है लोड जो है पर यूनिट लेंथ जो होता है उसी को हम लोड इंटेंसिटी कहते हैं। लोड यूनिट लेंथ पे जितना होता है उसको हम क्या कहते हैं? लोड इंटेंसिटी। शियर फोर्स क्या होता है? शियर फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो किसी बीम को कट करने की कोशिश करता है, उसको हम शियर फोर्स कहेंगे। द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल टू शियर ऑफ और कट टू द सेक्शन इज नोन एज द शियर फोर्स। एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट होता है किसी बीम को बेंड करने के लिए जो मूवमेंट रिक्वायरमेंट होता है उसको हम कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। जो बेंड करने को ट्राई करे बीम को उसको हम क्या कहेंगे? बेंडिंग मोमेंट कहेंगे। द मोमेंट व्हिच इज वांट टू या ट्राई टू बेंड द बीम इज नोन एज द बेंडिंग मोमेंट, राइट। अब यहाँ पे हमें जो है इन सब के बीच में रिलेशंस निकालना है। तो कैसे? तो हम लोग क्या लिखेंगे? कंसीडर ए बीम ए बी। हमको क्या कंसीडर करना है? एक बीम ए बी कंसीडर करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? रिएक्शंस जो है लग रहा है। ए बी हमने एक बीम कंसीडर किया और इस पे हमने जो कंसीडर किया है एक जनरल टाइप की लोडिंग, मैंने जो है जनरल टाइप की लोड जो है यहाँ पे दिखाया गया। लोड कैसा है? जनरल टाइप का लोड है, ठीक है। एक होता है यूडीएल, एक होता है यूबीएल, एक होता है पॉइंट लोड, लेकिन यहाँ पे जनरल लोड है, राइट। ये हमने कंसीडर किया है। अब जो है हम क्या करेंगे कि जो है हमने एक ए बी जो है जो बीम कंसीडर किया है, अब हम एक्स डिस्टेंस से ए से जो है एक्स डिस्टेंस पे ए से जो है हम क्या करेंगे? एक्स डिस्टेंस पे, मान लीजिए एक्स यहाँ पे है, हम एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स लेंथ का एक हमने जो है क्या लिया? एक डीएक्स लेंथ का क्या हमने लिया? एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक है। ये हमने क्या लिया? एक dx लेंथ का क्या लिया? एक स्मॉल एलिमेंट लिया। अब इस स्मॉल एलिमेंट पे हम अपना अटेंशन फोकस करेंगे और इसका जो एरिया है, ठीक है, हमने x डिस्टेंस पे a से जो है x डिस्टेंस पे हमने जो है एक स्मॉल एलिमेंट लिया, कितने? dx लेंथ का, ठीक है। अब हमने जो है इस dx लेंथ को स्मॉल क्यों लेते हैं? क्योंकि स्मॉल इसलिए लेते हैं क्योंकि जो है हमें ये जो ब्लॉक दिख रहा है ये पूरा रेक्टेंगल दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? रेक्टेंगल दिखना चाहिए। रेक्टेंगल जब दिखेगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर इसको हम बड़ा करके बनाएंगे, बड़ा करके ड्रॉ करें इसको, तो हम क्या इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे। ये जो है बड़ा सा क्या होगा? ये इसी को जो है क्या किया है? एनलार्ज जो है करके बनाया गया है, क्या करके? एनलार्ज करके हमने दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये लेंथ कितना है? यहाँ हमने dx लिया था, ये dx हो गया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल हमने इसलिए लिया, स्मॉल एलिमेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि रेक्टेंगल जो है आपको जो है यहाँ पे दिखना चाहिए, जिससे कि ये जो लोड लग रहा है वो क्या हो? वो लोड वेरी ना करे, वो कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट लोड हमने लिया और इसकी लोड इंटेंसिटी कितना है? W न्यूटन पर मीटर। W न्यूटन पर मीटर जो है हमने यहाँ पे इसका वो ले लिया, इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी। अब इस पे लोड कैसा लग रहा है? इस टाइप से लग रहा है। मैंने एक जो बीम यहाँ पे, मान लीजिए ये बीम है, इस पे हमने दिखाया, तो इस पे हमें कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है। इस टाइप की कांस्टेंट लोड हमें दिखेगी, राइट, जिसकी लोड इंटेंसिटी क्या है? W न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब शियर फोर्स हमें कंसीडर करना है इस वाले सेक्शन पे और इस सेक्शन पे। तो आपको पता है जैसे इधर बढ़ते हैं तो शियर फोर्स क्या होता है? इतने का फोर्स जो होता है डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन, उसी को शियर फोर्स। जैसे आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन तो शियर फोर्स बढ़ता जाता है। तो मान लिया इस सेक्शन पे जो है, इस वाले जो है रीजन पे जो शियर फोर्स वो कितना है? हमने मान लिया F। क्या है ये F है। इधर कितना है? शियर फोर्स F है। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो शियर फोर्स और जो है बढ़ जाता है, शियर फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट।
अब ये इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है शियर फोर्स आइदर लेफ्ट और राइट करके निकालते हैं, तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा F प्लस डी एफ, राइट, क्योंकि dx लेंथ पे है, F प्लस डी एफ हो जाएगा। ऐसे ही एक इस सेक्शन पे मोमेंट हम मान लें कितना है, मोमेंट जो है इस केस में क्या है, मान लीजिए जो है m है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस साइड में जो इस साइड में मोमेंट आ रहा है वो कितना हो जाएगा, m प्लस डी एम आ जाएगा, m प्लस डी एम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एनलार्ज व्यू है किसका, इस छोटे से एलिमेंट का। अब यहाँ पे हम जो है क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ इक्विलिब्रियम एलिमेंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इस पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे इस एलिमेंट पे। तो पहले क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्टिकल फोर्सेस जो है क्या होंगे, बैलेंस होंगे, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो अपवर्ड फोर्सेस है वो कितना हो जाएगा, वो बराबर क्या होगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस के। तो अपवर्ड फोर्स पे देखिए क्या है, F प्लस डी एफ है, कितना है, F प्लस डी एफ, तो यहाँ पे लिखेंगे F प्लस डी एफ। डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, एक F है, यहाँ पे F लिख लेंगे, और ये जो है टोटल जो है ये वाला फोर्स है UDL। तो UDL का जो है इंटेंसिटी दिया है, W लेंथ दिया है dx, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा W dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो F दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं df इज इक्वल टू डब्ल्यू डी एक्स। तो यहाँ पे df अपान dx जो है वो क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन आया किसके बीच में, जहाँ F क्या है, शियर फोर्स है, और W क्या है, लोड इंटेंसिटी। तो जो में हमारा पहला जो था रिलेशन बिटवीन लोड इंटेंसिटी शियर फोर्स, तो ये हमारा जो है ये रिलेशन आ गया, लोड इंटेंसिटी और शियर फोर्स के बीच में जो है रिलेशन। तो लोड इंटेंसिटी क्या होता है, शियर फोर्स का जो है डिफरेंशियल होता है, राइट, क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द बीम। नेक्स्ट जो है, अब हमें दूसरा रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस किया, अब क्या हम करेंगे, अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम बैलेंस करेंगे या यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मूवमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कोई लग नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मूवमेंट का कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो हम मूवमेंट ले लेंगे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, और वो क्या कर देंगे, इक्विलिब्रियम लिखने के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ये नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, तो मूवमेंट जो है क्या हो जाएगा, नेट मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम जो है यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, तो जो है जो इस सेक्शन पे यहाँ पे अगर हम खड़े हों, तो यहाँ पे मूवमेंट कितना हो जाएगा, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, राइट, यहाँ पे खड़े हैं। अब मूवमेंट यहाँ से सारे फोर्सेस का मूवमेंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इस फोर्स का मूवमेंट तो जो है कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये इसी जो है लाइन पे पास हो रहा है, ये फोर्स इसी लाइन पे पास हो रही है, इसलिए इसका मूवमेंट नहीं आएगा। मूवमेंट किसका आएगा, इसका आएगा, एफ का आएगा। एफ का कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम निगेटिव लिख लेते हैं, तो लिखेंगे मूवमेंट एट इस वाले सेक्शन को हम लिख लेते हैं, इसको 1 1 लिख देते हैं, इसको 1 1 सेक्शन लिख देते हैं, और इसको 2 2 सेक्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे M22 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। M22 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या इसका होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन दे रहा है हमें, एक तो M प्लस डी एम है, एक क्या है, M प्लस डी एम एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस M प्लस डी एम एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए माइनस लगाए, ठीक है। ये मूवमेंट है, इसके कारण मूवमेंट तो 0 होगा। एक मूवमेंट ये पॉजिटिव है m, तो इसको हम प्लस m लिख देंगे। एक मूवमेंट आएगा इस फोर्स के कारण, ये एंटी क्लॉकवाइज, देखिए फोर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको हमें जो है रोटेट करेगा, तो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डी एक्स, तो क्या होगा, माइनस एफ इंटू डी एक्स। ये एफ फोर्स हो गया और ये डी एक्स हो गया। नेक्स्ट जो है क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, यहाँ पे जो हम देखें, ये पूरा जो dx लेंथ है, इस पे जो लोड लग रहा है उसके कारण भी मूवमेंट आया। अब इस पूरे लोड का जो है लोड जो है कहाँ पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा, तो इस पूरे का लोड कितना होगा, W इंटू डी एक्स हो जाएगा। और ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे हम खड़े हैं तो 2 2 के सेक्शन के अबाउट, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाएगा, तो क्या लिख देंगे, माइनस W डी एक्स। ये क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से होगा, यहाँ पे सेंटर पे एक्ट करेगा,
तो ये क्या होगा डिस्टेंस dx/2, तो dx/2 और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसके कारण तो मूवमेंट जीरो होगा क्योंकि इसी सेक्शन के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं और इसी सेक्शन पे क्या कर रहा है फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसका जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें और हम जो है हायर ऑर्डर टर्म को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, जैसे हायर ऑर्डर टर्म को हम अगर देखें तो यहाँ पे हायर ऑर्डर जो टर्म है यहाँ पे क्या है, ये है, ठीक है। dx बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल जो मल्टीप्लाई होंगे और स्मॉल, तो हायर ऑर्डर की टर्म है स्मॉल क्वांटिटी, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो है यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, -m - dm + m - f dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब ये हो गया, तो m - m कैंसिल, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इसको हम ध्यान से देखें तो dm - dm इक्वल टू क्या हो जाएगा, f dx। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो है dm/dx इक्वल टू -f। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया, और ये किसके किसके बीच में रिलेशन है, ये जो है बेंडिंग मोमेंट के जो है m जो है m बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स F के बीच में क्या है, ये रिलेशन हमारा आ गया। तो ये दोनों रिलेशन है, बेसिकली रिलेशन बिटवीन द लोड इंटेंसिटी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो पहला लोड इंटेंसिटी शियर फोर्स के बीच में और फिर शियर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट के बीच में जो रिलेशन आता है ये आता है। तो बेसिकली शियर फोर्स जो होता है वो निगेटिव ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही लोड इंटेंसिटी क्या होता है, जो है ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द शियर फोर्स होता है, राइट। तो ये चीज और ये चीज आपको जो है रिलेशन बताता है, ठीक है। कैसे हम इसको करेंगे, तो जो हमने फिगर बनाया उसी को आप एक्सप्लेन करेंगे 2-4 लाइन में, ठीक है। यहाँ पे सेक्शंस ड्रॉ करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये फोर्स का डायरेक्शन किस तरह से बनाना है, ये इधर क्यों लगेगा, ये इधर क्यों लगेगा, क्योंकि हम आपने अगर नहीं समझा है तो इसको जो है, इसके लिए हमारा वीडियो जो है आप देख लीजिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम के सारे जो है वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा मैकेनिक्स के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में पता चले। तो ये फोर्स आपको डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है कि ये नीचे है तो ये ऊपर होगा, अगर ये ऊपर बनाते हैं तो ये नीचे होगा, और ये इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, दोनों इस तरीके से या डाउनवर्ड होगा इस तरीके से, राइट। तो इनका डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, इनका डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। और ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड क्यों है, क्योंकि हम जो है हमने आपको बता रखा है कि शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आइदर लेफ्ट या राइट साइड को जो है कंसीडर करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इधर क्या है, हम जो है डाउनवर्ड लेते हैं और इधर अपवर्ड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रिलेशन डेवलप हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जो है डिफरेंस बताना है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस अमंग द परफेक्ट, डिफिशिएंट एंड रिडंडेंट एरर्स। हमें परफेक्ट, डिफिशिएंट और रिडंडेंट एरर्स के बीच में डिफरेंसेस को बताने हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पॉइंट्स आप लिख दीजिए, काफ़ी है। तो आइए देखते हैं परफेक्ट एरर्स में क्या होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे कि परफेक्ट जो ट्रस है इसमें क्या होता है, इसमें लिखेंगे फॉलो द रिलेशन, perfect trust follow the relation m is equal to 2j minus 3, m is equal to 2j minus 3, ठीक है। where m क्या है, where m is the number of members and j क्या है, number of joints, ठीक है। डिफिशिएंट ट्रस्ट क्या कहता है, डिफिशिएंट ट्रस्ट के लिए जो रिलेशन होता है m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, ये फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या होता है, इसमें मेंबर्स की कमी हो जाती है, इसलिए क्या लिखेंगे, इट फॉलो द रिलेशन m इज लेस देन 2j माइनस 3, m इज लेस देन 2j माइनस 3, ठीक है। ये 2j माइनस 3 से जो है नंबर ऑफ मेंबर्स जो होता है वो 2j माइनस 3 से जो है क्या होता है, कम होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिफिशिएंट ट्रस्ट। जहां m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड जो है j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। रिडंडेंट ट्रस्ट क्या फॉलो करता है, इट फॉलो द रिलेशन, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होते हैं, क्या होगा, m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3,
2j minus 3, where m is the number of members and j is the number of joints. ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हम देखें तो एग्जांपल्स हम देखें कि जो है ये जो ट्रस है, जैसे इस ट्रस की बात करें, ABCD क्या है, एक ट्रस है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हैं, और इसमें जो है ये मैंने ट्रस बनाया है, राइट। तो ये क्या है, ये परफेक्ट ट्रस्ट का एग्जांपल है, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स देखें तो नंबर ऑफ मेंबर्स देखिए 1 2 3 4 और 5, नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो गया 5। ज्वाइंट्स की बात करें तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं, जे की वैल्यू कितना है 4। अब देखिए रिलेशन ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, m इज इक्वल टू 5 है, 2j माइनस 3 की वैल्यू देखें आ रहा है कि नहीं, तो 2j माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 4 जा 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो नंबर ऑफ मेंबर्स और 2j माइनस 3 की वैल्यू 5 आ रही, इट्स मीन ये क्या है, परफेक्ट ट्रस। डिफिशिएंट की ट्रस की बात करें तो मान लीजिए इसी को जो है एग्जांपल में जो है बनाएं, जैसे ये ट्रस है, ये क्या है, डिफिशिएंट है, इसमें एक मेंबर की कमी है, राइट। तो ABCD मान लीजिए एक ट्रस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4, m इज इक्वल टू क्या है 4, और 2j माइनस 3 जो है क्या होगा, ये 5 होगा, कितना होगा 5 होगा। तो क्या है, ये m इज लेस देन 2j माइनस 3 है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हम जो है एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इस तरीके से, ABCD एक ट्रस, और इसमें ये भी एक मेंबर है, ये भी एक मेंबर है, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है, और 2j माइनस 3 कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3 है, इसलिए कह सकते हैं ये ट्रस कैसा है, रिडंडेंट ट्रस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें हम क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट जो डिफरेंस में लिखना है इसमें हमें क्या लिखना है, आइए देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स इज सफिशिएंट, है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स, इसी को थोड़ा और लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इज सफिशिएंट, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स आर सफिशिएंट टू रेसिस्ट दी डिफॉर्मेशन, मतलब अगर हम यहाँ पे लोड लगाएं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लोड लगाएं तो ये डिफॉर्म नहीं होगा, अगर यहाँ पे हम लोड लगाएं तो क्या होगा, ये डिफॉर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे पिचक जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स are not sufficient to resist the deformation, इसमें भी जो है नंबर ऑफ मेंबर्स जो है सफिशिएंट नहीं, एक्स्ट्रा सफिशिएंट हो जाता है, ज्यादा हो जाते हैं, राइट। नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन द रिक्वायर्ड। तीसरा जो पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तीसरा जो पॉइंट हम लिखेंगे, बस 3 पॉइंट लिख देंगे काफी है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो है ये जो ट्रस होते हैं, परफेक्ट ट्रस, ये क्या होते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट होते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट, ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस, ठीक है। और रिडंडेंट जो है तो है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए जो है एक्स्ट्रा जो है वेरिएबल आ जाता है, सॉरी। इसमें भी क्या लिखेंगे, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो ये जो है 3 पॉइंट्स लिखेंगे, इतना काफी है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिटरमाइन द फोर्सेज एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द फ्रेम एज शोन इन फिगर, इंडिकेट द नेचर ऑफ द फोर्स आल्सो। तो हमें जो है ये कैसा क्वेश्चन है, ये जो है जो दिया गया है हमको वो ट्रस का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए फिगर देखते हैं, अगर बना होगा, ये फिगर बना हुआ है, इसमें जो है ये ट्रस है, कैसा ट्रस है, कैंटिलीवर ट्रस है, इसमें ये सारे मेंबर्स हैं AB BC AC DC और CE, ये वाला मेंबर नहीं है, ये क्या है, ये जो है कैंटिलीवर है, फिक्स्ड जो है सपोर्ट है, राइट। तो ट्रस ये दिया हुआ है, इसमें हर एक मेंबर्स के बीच में हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो आइए देखते हैं कैसे हम फोर्स की वैल्यू और नेचर ऑफ फोर्स को जो है हमें यहाँ पे लिखना है हर एक मेंबर में। तो आइए देखते हैं इस ट्रस की एनालिसिस कैसे करते हैं। अब हमें जो है यहाँ पे हर एक मेंबर में फोर्स निकालना है। इसका मतलब हमें जो मेथड चूज करना है, दो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ ज्वाइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट्स को हम यहाँ पे चूज करेंगे, राइट। मेथड ऑफ सेक्शन को चूज नहीं करेंगे। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट्स कैसे हम जो है करेंगे, आइए देखते हैं। ये ट्रस का जो है आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें हम मेथड ऑफ ज्वाइंट्स का यूज करते हुए सारे मेंबर से फोर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे मेंबर्स में हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम ऐसे जो है ज्वाइंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें देखिए ए बी एक मेंबर है, ए बी ये वाला मेंबर है, ये मेंबर है, ये और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्स है, राइट। इन 6 मेंबर्स में हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें जो है फोर्स की वैल्यू किस मेंबर में पहले फाइंड करनी है, किस ज्वाइंट की पहले स्टडी करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे कम अननोन जो है यहाँ पे है, ये दो मेंबर में फोर्स हमें पता करना है और इस पॉइंट पे क्या दिया है, एक फोर्स दिया है, राइट। तो इन दोनों मेंबर्स में हम फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले। इसीलिए हम कहेंगे जो है एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट, क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट, एनालिसिस ज्वाइंट ए ज्वाइंट्स की हम एनालिसिस पहले करेंगे। इसके लिए हम ए पॉइंट पे जो है क्या बनाएंगे, एक पॉइंट पे हम जो है ए पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, राइट। इस पे फोर्सेस दिखाएंगे, देखिए डाउनवर्ड लग रहा है 200 किलो न्यूटन, ठीक है। अब एक फोर्स इधर लगेगा इस मेंबर में और एक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम फोर्स जो है मान लेते हैं कि जो है इस पे जो फोर्स है वो क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस पे जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं जो एसी मेंबर में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, एसी मेंबर में फोर्स जो लग रहा है वो हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं, या हम टेंसाइल लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम टेंसाइल ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, हम कंप्रेसिव ले लेते हैं। जो ए बी में क्या है वो हम कंप्रेसिव ले लेते हैं, ठीक है। इसको टेंसाइल हमने मान लिया और ये कंप्रेसिव, ये अपने आप से मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है टेंसाइल और कंप्रेसिव का क्या मतलब होता है, अगर ज्वाइंट की तरफ ध्यान रखें, ज्वाइंट की तरफ अगर फोर्स का डायरेक्शन है तो वो कंप्रेसिव फोर्स होगा इस मेंबर में। अगर ज्वाइंट से जो है दूर जा रहा है फोर्स तो उसको हम क्या कहेंगे, इस मेंबर में फोर्स कैसा है, टेंसाइल, क्या है, टेंसाइल। और इसको क्या कहेंगे, कंप्रेसिव, ज्वाइंट्स को कंप्रेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ज्वाइंट्स को खींच रहा है, पुल कर रहा है, राइट। तो अब हम यहाँ पे ए पॉइंट पे देखिए फोर्स एक इधर इस डायरेक्शन में, तो हमने ऐसे बना लिया, और एक इस डायरेक्शन में, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इस तरीके से आएगा, तो हमारा फोर्स जो है इस तरीके से बनेगा, राइट। इस वाले फोर्स को हम लिख लेते हैं ए बी, एफ ए बी, और इस वाले फोर्स को हम लिख लेते हैं एफ ए सी, राइट। अब जो है हमें जो है एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। एंगल्स क्या होना चाहिए, इसका एंगल हमें पता होना चाहिए ए बी का। तो यहाँ पे देखिए ए बी ये है, राइट। इसका एंगल हॉरिजेंटल से कितना होगा, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, या ऐसे ही देख सकते हैं, ये वाला लेंथ देखिए, ये क्या है, ये मान लीजिए थीटा है, ये मान लीजिए क्या है, थीटा है। तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया है, देखिए 2 दिया है, 2 अपॉन बेस कितना है, बेस ये कितना डिस्टेंस 4, तो 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा 1/2 जो है इसको हम tan इनवर्स करके निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, हाँ। तो थीटा की वैल्यू जो आई है tan इनवर्स 1/2 कर देंगे तो 26.565 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, 26.56 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है एंगल यहाँ पे भी होगा कितना, 26.56। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए लामीज थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे 3 फोर्स एक्ट कर रहा है और इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ जॉइंट ए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट ए, क्या करेंगे, लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ए पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके इसको हम क्या करेंगे, लामीज थ्योरम क्या कहता है, 3 फोर्स अगर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उस केस में फोर्सेस का जो है इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एफ ए बी अपॉन साइन इज इक्वल टू एफ ए सी अपॉन साइन इज इक्वल टू 200, 3 फोर्स है, अपॉन साइन। अब यहाँ पे साइन के एंगल क्या लिखेंगे, एफ ए बी के सामने का जो एंगल कितना 90, तो क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे 90, ठीक है। दूसरा है एफ ए सी के सामने का एंगल कितना है, ये पूरा है 90 प्लस 26.56,
26। ये कितना हो जाएगा 96 प्लस 26 116.56 ये हो जाएगा। ऐसे ही 200 के सामने का एंगल कितना है, ये है। ये क्या करेंगे 180 माइनस 26.56 180 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या करेंगे, ये क्या है इसके सामने का एंगल ये वाला है, ये कितना हो जाएगा 180 ये पूरा है माइनस 26.56 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 153.44 डिग्री। अब हम जब दिस इज इक्वल टू दिस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन दिस कर देंगे तो हमें एफ ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और अगर हम जो है ये वाला पार्ट जो दूसरा वाला पार्ट है एफ ए सी जो है इसके बराबर कर देंगे तो हमें एफ ए सी मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं एफ ए बी और एफ ए सी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एफ ए बी की वैल्यू जो आ रही है वो 447.21 आ रही है और एसी मेंबर में जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 400 आ रही है और ये किलो न्यूटन में ये है तो ये भी कितना होगा किलो न्यूटन और ये भी किलो न्यूटन में। तो ए बी और ए सी में फोर्स जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो हमने माना था डायरेक्शन वो सही है। अगर आप ये डायरेक्शन मानते तो क्या हो जाता वो निगेटिव आ जाता, क्या हो जाता निगेटिव। मतलब जो हमने फोर्स माना था कि ए बी मेंबर में जो फोर्स क्या है कंप्रेसिव फोर्स है और ए सी मेंबर में फोर्स क्या है, ए सी मेंबर में फोर्स क्या है टेंसाइल फोर्स है, राइट। तो ये दो मेंबर्स में हमें फोर्स की वैल्यू पता चल गई। नेक्स्ट जो है हम ज्वाइंट की स्टडी करेंगे, कौन से, हम नेक्स्ट ज्वाइंट की स्टडी कौन से कर सकते हैं, ये वाले बी। तो क्या लिखेंगे एनालिसिस ऑफ ज्वाइंट बी, बी ज्वाइंट की अब हम एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए हम बी पॉइंट का जो है फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो बी पॉइंट का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो एक फोर्स क्या है, देखिए मेंबर्स में जो भी फोर्स लगते हैं जो है एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं। जैसे अगर हम इस ज्वाइंट्स के बारे में देखेंगे तो जो ये इस ज्वाइंट के रेस्पेक्ट में इधर फोर्स लग रहा था वैसे ही यहाँ पे ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसे लगेगा, राइट। ज्वाइंट्स में जो है सॉरी मेंबर्स में जो फोर्स लगेगा इस तरीके से लगेगा, ऐसे यहाँ पे कैसा लगेगा ऐसे लगेगा, ये और ये है ना, ये और ये इस तरीके से लगेगा। ठीक है, दो डायरेक्शन दिखाएंगे, इस जो है दोनों इंड पे डायरेक्शन दिखाएंगे इंड के पास में और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे। ये जो है इसका मतलब क्या है, ये टेंसाइल फोर्स मेंबर में लग रहा है और ये इसका मतलब क्या है मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। क्योंकि अब हम बी ज्वाइंट की स्टडी करने जा रहे हैं तो अब हम फोर्स का इस डायरेक्शन में जो है या इस जो है इंड के पास में डायरेक्शन को शो कराएंगे। तो यहाँ पे हम जो है जो फोर्सेस जो है मान लेंगे कि जो है इसमें अब जो है जो मेंबर्स हैं कौन कौन से इस ज्वाइंट से, एक मेंबर इधर है, एक मेंबर इधर है, एक मेंबर इधर है। इसमें तो पता है ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इसमें नहीं पता है तो इसमें भी मान लेंगे हम कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। कैसे कंप्रेस, तो इसमें इस तरीके से दिखाएंगे, ऐसे यहाँ इसमें भी हमने कंप्रेसिव मान लिया। अब जो है इस पॉइंट पे हम जो है दिखाएंगे फोर्सेस को, तो जो है एक फोर्स देखिए इधर लग रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो यहाँ पे फोर्स हम इधर जाते हुए दिखा देंगे, राइट। ये कौन सा फोर्स है, एफ ए बी है और एफ ए बी कितना है 447.21 किलो न्यूटन। दूसरा जो फोर्स क्या है, ये फोर्स हमने दिखा दिया, एक फोर्स डाउनवर्ड है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो नीचे की तरफ ले आएंगे तो इसको हमने नीचे की तरफ दिखा दिया। और ये कितना है, ये जो है वैल्यू हमें नहीं दी गई है तो हम इसको मान लेंगे एफ बी सी। क्या मान लेंगे, एफ बी सी। नेक्स्ट जो फोर्स क्या है, ये वाला इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो हम जो है इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे और ये कितना है, और ये जो है एफ बी डी, क्या मान लेंगे एफ बी डी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है तीन मेंबर्स हैं और तीन जो है फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तीनों फोर्स लग रहे हैं तो इस तरीके से जो है हम फोर्सेस को जो है यहाँ पे देखेंगे कि एक पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तीन, एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये और एक ये, तीनों मेंबर्स के जो है फोर्स है। अब यहाँ पे हम फिर से जो है लामिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए जो है एंगल्स वगैरह, एंगल को ध्यान से देखें, ये एंगल कितना है, ये एंगल वही एंगल है जैसे ये थीटा है। अगर हम यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला भी थीटा होगा, राइट। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो थीटा होगा, तो वही एंगल यहाँ पे भी थीटा होगा और कितना है ये 26.56। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लेमिस थ्योरम अप्लाई करें तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पे देख लें, एफ बी डी जो अननोन फोर्सेस है, एफ बी डी अपॉन साइन इज इक्वल टू एफ बी सी अपॉन साइन इज इक्वल टू 447.21 अपॉन साइन। यहाँ पे देखें एफ बी डी अपॉन साइन, इसके अपोजिट जो दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल है।
ये कितना एंगल होगा, इस एंगल को ध्यान से देखें तो ये टोटल क्या है 90 है, तो 90 माइनस 26.56 कर देंगे। तो यहाँ पे जो है एंगल को ध्यान से देखें तो एफ बी डी अपॉन साइन ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा 90 माइनस 26.44, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 26.58, ये कितना हो जाएगा 69.44, ये कितना है 69.44। एफ बी सी अपॉन साइन बी सी जो है ये है, इसके बीच का एंगल ये होगा और ये कितना है 180, ये पूरा है 180 प्लस 26.56 इज इक्वल टू 447.21 अपॉन साइन 90, ये कितना है 90। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है हम जो है कैलकुलेट करेंगे तो एफ बी डी हमें कितना मिल जाएगा, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और एफ बी सी कितना मिल जाएगा वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो एफ बी डी कितना आ रहा है 400 किलो न्यूटन और एफ बी सी आ रहा है माइनस 200 किलो न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस क्यों आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ साइन 180 प्लस थीटा है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, राइट। इस तरीके से इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो है वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, एफ बी डी और एफ बी सी, तो हमें जो है एफ बी डी और एफ बी सी में जो है हमें फोर्स पता चल गया, इसमें और इसमें पता चल गया, अब हमें इसमें और इसमें बाकी है, तो हम अब ज्वाइंट सी की स्टडी करेंगे। अब ज्वाइंट सी की स्टडी करेंगे तो ज्वाइंट सी की स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइंट सी को हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से। अब जो है फोर्सेस हम क्या देखेंगे, इस वाले में फोर्सेस हमें कितना दिया है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, एफ बी सी माइनस 200 आया है, हमने बी सी में फोर्स कैसा माना था, इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा, फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव आ गया है इसलिए हमारा हमने जो माना था वो गलत माना था, ये निगेटिव जो है चीज बता रहा है, तो हमने डायरेक्शन को सही से लगा दिया है। ठीक है, अब हम इसमें फोर्स मान लिया, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, मतलब ये क्या है हम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, इसको भी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी इस तरीके से कर लेते हैं। तो डायरेक्शन अपने हिसाब से हम करते जाएंगे, खुद ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक फोर्स इधर डाउनवर्ड लग रहा है, एक इधर और एक इधर, एक इधर, इस डायरेक्शन में हम फोर्स दिखाएंगे। इसमें हमें पता है कितना आ रहा है 200 इसमें आ रहा है, राइट, और इधर कितना आ रहा है, आया था 400 आया था, इन दोनों में नहीं पता तो हम वो अननोन फोर्स मान लेंगे, कितना एफ, कितना मान लेंगे एफ सी ई और एफ सी डी, और यहाँ 400 है यहाँ 200। अब हमें ये एंगल और ये एंगल पता होना चाहिए, दोनों एंगल इक्वल है, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें फिगर देखना पड़ेगा। फिगर जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो जो है हमें ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल वही होगा जो ये एंगल होगा। ये एंगल कितना आया था, इस एंगल को देखें ध्यान से, तो 26.56 आया था, तो ये भी जो है एंगल कितना होगा 26.56, और दूसरा वाला भी ऊपर वाला 26.56 एंगल होगा। तो यहाँ पे हमने उसी एंगल को यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे जो है लामीज थ्योरम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 फोर्सेज है, तो 4 फोर्सेज हैं और चारों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन एट सी पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन, राइट। तो आइए देखते हैं, अब समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई करना है तो हमें इस फोर्सेस को जो है हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। आइए रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में फोर्स रिजॉल्व करेंगे तो एक फोर्स आएगा, क्या हो जाएगा, एफ सी ई कॉस 26.56, और एक और डायरेक्शन में इस वाले का आएगा कंपोनेंट, क्या होगा, प्लस हमने कर दिया, एफ सी डी कॉस 26.56। ऐसे ही इसका जो है इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स आएगा और इस वाले का इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स आएगा ये देखते हैं। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ सी ई साइन 26.56। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, एफ सी डी साइन 26.56। अब हम इन दोनों फोर्सेस को भूल जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने इनका कंपोनेंट ले लिया है, दो पार्ट में हमने तोड़ लिया है। तो जब हम सिग्मा एफ एक्स 0 लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स 0 लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे 400, मतलब दिस डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स। इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस। तो जब ये वाला पार्ट लगाएंगे, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, तो दोनों को लिख लेते हैं, एफ सी ई कॉस 26.56 प्लस एफ सी डी कॉस 26.56 इक्वल टू क्या कर लेंगे, इक्वल टू
सारे फोर्सेस जो इस डायरेक्शन में वो बराबर क्या होंगे 400 के, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। और ये जब हम करेंगे तो क्या होगा FCE साइन 26.56 ये अपवर्ड होगा इज इक्वल टू सारे डाउनवर्ड फोर्सेस दो लग रहे हैं तो दोनों को हम कर देंगे ऐड FCD साइन 26.56 प्लस 200। तो ये इक्वेशन 2 आ गया। ये क्या आ गया इक्वेशन 2। यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम इसको x मान लें इसको y मान लें तो क्या होगा ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे ये क्या होगा ax माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax माइनस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप से क्या हो जाएंगे दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगे, दो साइमल्टेनियस। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी और कैलकुलेटर में हम इक्वेशन को जो है सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इस केस में जो आंसर आएगा हमारा XY क्या है, x हमारा FCE है और y क्या है FCD है। ठीक है, इन दोनों का जो आंसर आएगा यहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों ये कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कैलकुलेटर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ इक्वेशंस में जाके मॉड ये सही था फिर चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है ये जो है आप देख सकते हैं कि CE का जो है आंसर 447 और CD पे 0 आ गया। ठीक है, तो अब हम सारे मेंबर्स में जो है फोर्सेस कैसे आए हैं कितने आए हैं वो हम आसानी से यहाँ पे लिख लेंगे। तो फोर्सेस जो है कौन कौन से मेंबर्स, यहाँ पे लिखेंगे मेंबर, यहाँ पे लिखेंगे फोर्स की वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे नेचर। यहाँ पे क्या लिखेंगे नेचर। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू मेंबर्स में कौन सी है AB है AC है, उसके बाद AB है AC है, फिर BC है, उसके बाद BD है, फिर CD है और उसके बाद CE है। राइट, तो AB में जो फोर्स आया है वो कितना आया है हम जो है ध्यान से देखें तो AB में फोर्स जो आया है 447.21। AC में जो फोर्स आया है वो कितना आया है 400 आया है। राइट, ये सब किलो न्यूटन में आएंगे। BC में जो फोर्स आया है, BC में जो फोर्स आया उसको हम देख लेते हैं 200 आया है, 200 किलो न्यूटन। और BD में जो फोर्स आया है BD में 400 किलो न्यूटन आया है। CD में जो फोर्स आया है वो 0 आया है और BC में कितना आया है 200 किलो न्यूटन। नेचर की बात करें तो यहाँ पे नेचर की बात जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो है AB में नेचर कैसा है, AB में कंप्रेसिव है। क्या है AB में कंप्रेसिव है। और जो है नेक्स्ट है AC में कैसा है, AC में जो है टेंसाइल है। और BC की बात करें तो ये भी क्या है टेंसाइल है। BD की बात करें तो BD में देखिए ध्यान से, BD ये है, इसमें क्या है ये ज्वाइंट की तरफ जा रहा है तो कंप्रेसिव है। और CD में 0 है तो कुछ कह नहीं सकते। और CE जो है C हमारा ये मेंबर है, इसमें टेंसाइल है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का नेचर लिख देंगे क्या कंप्रेसिव, टेंसाइल, कंप्रेसिव, यहाँ टेंसाइल। तो इस टाइप से हम नेचर और मेंबर में फोर्स का मैग्नीट्यूड वो सारी चीज लिख लेंगे। तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर जो है जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने जो है यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो रहा है। तो अगर आपने वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, आगे भी इसका 3rd पार्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच।